किधर लेके जा रही थी, ब्लैडर की तरफ। अच्छा, अब अगर हम कोर्स ऑफ यूरेटर की बात करें ना, कोर्स ऑफ यूरेटर की, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो यूरेटर है ना वो कहाँ कहाँ से गुजर के कहाँ मतलब जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सबसे पहले कहाँ से अराइज होती हैं, अगर हम देखें तो ये अराइज कहाँ से होती है, ये किधर से, रीनल पेल्विस से। क्या टॉपिक क्या है हमारा, कोर्स ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, कोर्स ऑफ यूरेटर, ठीक है, हमारा यूरेटर कहाँ कहाँ से गुजरेगी इसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे देखें, इससे आगे हम चलें, तो आगे हमने क्या देखना है, आगे हमने ये चीज़ देखनी है कि कोर्स ऑफ यूरेटर में ये अराइज कहाँ से होती है, मतलब ये निकलती कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो इसका अराइज कहाँ से है या ओरिजिन कहाँ से है, अराइज या ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन या अराइज जो है वो कहाँ से है, वो है रीनल पेल्विस से। किधर से है, रीनल से। अच्छा, ये रीनल पेल्विस से निकलती है, आगे जब ये जाती है तो ये कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसके नीचे से गुजर के जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, क्या, ट्रेवल्स अंडर, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से है, रीनल पेल्विस से है, ठीक है। ट्रेवल अंडर, किसके, किसके नीचे से गुजरती है, तो वो आर्टरी कौन सी है, वो आर्टरी है गुनेडल आर्टरी, ठीक है। ये एनाटॉमी के पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा बोरिंग है तो देख लीजिएगा, ठीक है, गुनेडल आर्टरी। अच्छा, अगर हम अगले पॉइंट पर चलें, ट्रैवल अंडर गुनेडल आर्टरी, अगर हम इससे आगे चलें कि ये किसके ऊपर से गुजर के जाती है, ये एंटीरियर गुजर के जाती है, तो एंटीरियर या ओवर, ओवर, ठीक है, ओवर मतलब ऊपर से या एंटीरियर, ये किसके ऊपर से ये एंटीरियर होती है, किसके एंटीरियर होती है, तो वो आर्टरी कौन सी है, वो आर्टरी है कॉमन इलियक आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, कॉमन। अच्छा, इसके बाद अगर हमको से हमसे कोई एक और बात पूछे ना कि ये जो है ये किसके नीचे से, अभी हमने एक बार पढ़ा ना, एक बार कि किसके नीचे से गुजरेगी, अब हमने दोबारा पढ़ रहे हैं कि ये किसके नीचे से गुजरेगी या फिर किसके पोस्टीरियर पीछे से गुजरेगी, देखिएगा, अंडर या फिर पोस्टीरियर टू, ये कौन सी आर्टरी के नीचे से या पीछे से गुजरेगी, वो कौन सी आर्टरी है, वो यूट्राइन आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है, ये मैं अलग अलग से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ना ये यूट्राइन आर्टरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी, एक यूट्राइन आर्टरी है और दूसरी क्या चीज है, दूसरी है वेज डिफरेंस। ये ना दोनों में फर्क क्या है कि ये जो हमारी यूट्राइन आर्टरी है ना, ये फीमेल के अंदर है, कौन से जेंडर में है, फीमेल में, और ये मेल में, ठीक है। समझ लगी कि जो हमारी यूरिटर है अराइज कहाँ से होती है, अराइज होती है रीनल पेल्विस से, और अगर जब मूव करती है तो किसके नीचे से गुजरती है, गुनेडल आर्टरी के नीचे से गुजरती है। अच्छा, गुनेडल आर्टरी से फिर जब नीचे आती है तो किसके आगे से या किसके ऊपर से गुजरती है, तो उस आर्टरी का नाम क्या है, कॉमन इलियक आर्टरी। और किसके नीचे से या किसके पीछे से गुजरती है, उस आर्टरी का नाम क्या है, यूट्राइन आर्टरी इन फीमेल्स और वेज डिफरेंस इन मेल्स। अच्छा, अब हमने ये चीज पढ़ी कि ये यूट्राइन आर्टरी जो है उसके मतलब पीछे से गुजर रही होती है, उसकी क्या पीछे से गुजर रही होती है। तो देखें, अगर हम किसी बंदे का कोई यूट्रस का या फिर ओवरी का अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या किसी किस्म का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं, यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट समझते हैं ना, कि यूट्राइन आर्टरी जो या ओवरी ओवरी की जो आर्टरीज है उनको हम लाइगेट क्यों करते हैं, ताकि इस बंदे में ब्लीडिंग ना हो, ये मतलब हम लाइगेट इसलिए करते हैं। तो अगर गलती से या हादसाती तौर पे हमारी जो यूट्राइन आर्टरी है इसके पीछे जो हमारी मौजूद है, क्या नाम है इसका, यूरिटर, अगर ये भी क्लो मतलब ये भी क्या कहते हैं, ये भी लाइगेट हो जाए, ये भी क्या लाइगेट हो जाए, तो उस पेशेंट के अंदर पेशाब रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। जब इस बंदे उस पेशेंट के अंदर पेशाब रुकेगा, देखिए, उस पेशेंट के अंदर पेशाब रुकेगा, देखें, देखिए एक बंदा है, वो क्या करवा रहा है, वो कोई प्रोसीजर करवा रहा है, ठीक है, क्या करवा रहा है, प्रोसीजर करवाया, इसने क्या इसमें सर्जन ने क्या किया, सर्जन ने क्या किया, लाइगेट की, लाइगेट यूट्राइन या फिर ओवेरियन वेसल्स। अच्छा, अब जो ये है ना हमारी क्या कहते हैं, यूट्राइन और ओवेरियन वेसल, इनके पीछे ना पड़ी होती है यूरेटर, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये क्या है, पोस्टीरियर टू किसके है, यूट्राइन आर्टरी या वेज डिफरेंस, वो मेल फीमेल वाली बात है। अच्छा, यूट्राइन उसने प्रोसीजर करवाया, मतलब यूट्राइन आर्टरी उन्होंने लाइगेट की, तो यूट्राइन आर्टरी के पीछे क्या पड़ा था, उस बंदे का यूरेटर पड़ा था। तो अब चांसेस है ना, ऐसे चांसेस हैं कि उसका यूरेटर भी क्या है, यूरेटर भी साथ लाइगेट हो जाए। जब एक पेशेंट का लाइगेट हो जाएगा, क्या कहते हैं, यूरेटर लाइगेट हो जाएगा, ठीक है, कैन accidentally ligate
यूरिटर जो पेशाब था उसको गुर्दों से उठा के ब्लैडर मसाने की तरफ लेके जा रही थी। अब इस पेशेंट में क्या हुआ है, उसका क्या हुआ है, उसका जो यूरिटर है, जो मतलब पेशाब लेके जा रही थी, जो ट्रांसपोर्टर थी, वो खुद मतलब वो ब्लॉक हुई पड़ी है। तो क्या पेशाब ब्लैडर की तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अब जो किडनी है उनकी तरफ तो खून आ रहा है, किडनी जो है वो पेशाब बनाते रहेंगे, एंड पे क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से बंदे को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या है कि गुर्दों में पानी पड़ गया है। गुर्दों में क्या है? पानी पड़ गया है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, अब ये एक्सीडेंटली लाइगेट होगी हमारी यूरिटर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो पेशेंट है ना, उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। अच्छा, एक सिचुएशन ये थी कि अगर हमारी क्या है, यूरिटर लाइगेट हो गई है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये है। अगर वो जब वो उसको लाइगेट कर रहे थे यूट्राइन आर्टरी को, और ये जो हमारी यूरिटर है इसको ये डैमेज हो गई है, इसको थोड़ा हल्का फुल्का काट लग गया है, तो मतलब सर्जन ने नहीं देखा, तो बाद में इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है कि उस बंदे का मतलब यूराइन है ना, वो लीक करने लग जाएगा रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में। तो इस वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर पेन होगी। इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, पेन होगी। ठीक है, क्या होगा, फ्लैंक पेन होगी। एक तो हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, फ्लैंक पेन मिलेगी। समझ लग गई? ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चलें, इससे आगे चलें कि हमारे जो यूरेटर्स है ना, इनको कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं। देखें, हमारी जो यूरेटर होती है ना, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है? एक प्रोक्सिमल पार्ट होता है, एक मिडल पार्ट होता है, और एक डिस्टल पार्ट होता है। ठीक है, अब जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है, मिडल पार्ट है और डिस्टल पार्ट है, इन तीनों पार्ट्स को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही थी, ये अब हम पढ़ते हैं। तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से तीन पार्ट हैं? पहला पार्ट है प्रोक्सिमल। ठीक है, ये क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट है पहला। दूसरा कौन सा है? मिडल पार्ट है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है डिस्टल पार्ट है यूरेटर का। ठीक है, तीन पार्ट्स हैं, प्रोक्सिमल, मिडल और डिस्टल। अच्छा, अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं, इनको कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं सप्लाई कर रही हैं, देखिएगा लिखिएगा। पहली जो ब्लड वेसल हमने लिखनी है ना, वो कौन सी है? वो है रीनल आर्टरी। प्रोक्सिमल हिस्से को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होगी? रीनल आर्टरी सप्लाई कर रही होगी। कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। अच्छा, प्रोक्सिमल हिस्से को किसने सप्लाई किया? रीनल आर्टरी ने। जो मिडल वाला हिस्सा है ना, इसे कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी? इसे गुनिडल आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, कौन सी? गुनिडल आर्टरी। अच्छा, अगर हम इससे नीचे चलें, डिस्टल पार्ट की तरफ चलें, जो डिस्टल यूरेटर है ना, उसे कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो उसे दो आर्टरी सप्लाई करती हैं, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी। ठीक है, अब ये वेजाइकल आर्टरी का क्या मतलब है? ये जो हमारा वेजाइकल है ना, इसका दूसरा मतलब है ब्लैडर। तो जो खून की नालियां गुर्दों को मसाने को सप्लाई कर रही होंगी, वो यूरेटर के डिस्टल पार्ट को भी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, जो हमारा है ना यूरेटर, ये आके लगता है हमारे ब्लैडर के अंदर। तो ना ये हमारे ब्लैडर में ना एक ना ओब्लीक फैशन में लगता है। ओब्लीक फैशन में अगर आपको समझाऊं ना, तो देखिएगा कि एक ये सर्कल है, देखिएगा, ये एक है सर्कल। ठीक है, ये गलत बन गया। अरे देखिए, दोबारा बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक है सर्कल। ठीक है, जैसा भी बन गया। अच्छा, देखिए, इसका एक हमने एक ये प्लेन लिया, एक ये प्लेन लिया। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल लिया, एक ट्रांसवर्स लिया, ये दो कट हो गए। जो तीसरा कट है, मैं दूसरे तीसरे कलर से लगा रहा हूँ ना, इस फैशन को हम क्या कहते हैं? इस फैशन को हम कहते हैं ओब्लीक फैशन। ये फैशन है ना, ये वाला फैशन, ये है ओब्लीक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ओब्लीक कहते हैं। ये ओब्लीक फैशन है। अच्छा, ओब्लीक फैशन में आके कैसे लगती है? ओब्लीक फैशन में आके लगती है। अब इसका फायदा क्या होगा? आप पूछ रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि जब हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, मैं नीचे लिख देता हूँ थ्योरी में ताकि आपको समझ लगे कि यूरेटर एंटर्स इनटू द ब्लैडर इन ओब्लीक फैशन। कौन सा फैशन? ओब्लीक फैशन। ठीक है, ओब्लीक फैशन जो है, ये आपको समझ लगी ना कि ओब्लीक फैशन क्या है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है ओब्लीक फैशन में अगर लगे, तो इसकी वजह से क्या है, बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ये हैं
कि इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज्ड चांसेस ऑफ वजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। अब ये वजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हमारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसके अंदर प्रेशर बनता है ना, तो अगर वो जो प्रेशर बनने की वजह से जो हमारा पेशाब होता है ना, वो वापस अगर चला जाए ना, वो वापस अगर यूरेटर के अंदर चला जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, वजाइको यूरेटर रिफ्लेक्स कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, वजाइको यूरेटर रिफ्लेक्स कहते हैं। पर इससे बचाने के लिए कुदरत ने क्या किया, कुदरत ने यूरेटर को ओब्लीक फैशन में लगाया। ओब्लीक फैशन में इस तरह लगाया कि वो ना कुछ हिस्सा ना जो हमारी यूरेटर को होता है, वो हमारी ब्लैडर के अंदर दंसा हुआ होता है, ब्लैडर के अंदर ही होता है। तो ब्लैडर के अंदर होने की वजह से जैसे ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस वजह से क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर पेशाब जो है, यूराइन जो है, वो वापस बैक फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से बंदा जो है वो वजाइको यूरेटर रिफ्लक्स से बच जाएगा। ये वजाइको यूरेटर रिफ्लक्स ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम एमब्रियो पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर देखें ना, तो ये जो हमारे यूरेटर्स होती है ना, इनकी ना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इनकी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कुछ जगह होती है जहाँ पे ना यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो वो कौन कौन सी जगह है, तीन कॉमन जगह हैं जहाँ पे ना हमारे जो यूरेटर्स है ना उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो क्या है, 3 पॉइंट्स वेयर यूरेटर वेयर कॉमन यूरेटर वेरियस कॉमन यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, कौन कौन सी जगह, इन दो जगह जो है ना वो अब अगर आप याद ना भी करें तो कोई मसला नहीं, जो तीसरी जगह है ना वो आपने याद रखनी है। अच्छा, दो को मैं एक रंग से लिख रहा हूँ, जो तीसरी है मैंने उसको मैं एक कलर से लिखूंगा, अलग कलर से लिखूंगा। देखिएगा, पहली जगह कौन सी है, यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन, यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन, कि जहां से यूरिटर जो है ना वो पेल्विस में इंटर हो रही है ना, वो जगह जो होती है ना वहां पे क्या है, जो हमारी यूरिटर है ना वो वहां पे उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कौन सी है, यूरिट्रो। दूसरी कौन सी है, दूसरी है पेल्विक इनलेट, जहां से वो रीनल पेल्विक अंदर इंटर हो रही होती है ना, वो वाली जो जगह है ना उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है। और जो तीसरी अहम जगह जो मैंने आपको कही थी कि अहम जगह कौन सी, जो आपने कभी नहीं भूलनी, वो है यूरिट्रोवेसाइकल जंक्शन। कौन सी, तो ये यूरिट्रोवेसाइकल जंक्शन जो है इसका क्या मतलब है यूरिट्रोवेसाइकल जंक्शन जो है ना, इसका मतलब ये है कि वो जगह जहाँ से हमारी यूरिटर की ब्लैडर के अंदर इंटर हो रही होती है ना, उस जगह को हम क्या कहते हैं, यूरिट्रोवेसाइकल जंक्शन कहते हैं। और उस जगह पे जो ये हमारी मतलब है ना मोस्ट कॉमन है कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि उस बंदे के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो चाहे ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो, पर मतलब बंदे के अंदर क्या होगा, बंदे के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। ये थी आपकी कोर्स ऑफ यूरिटर। कोर्स ऑफ यूरिटर मतलब ये हम हमारी जो यूरिटर है ये कहाँ कहाँ से मूव करते हैं और किधर किधर जाती है। अब हम आगे चलते हैं आगे वाली जगह पे। ठीक है। आगे हमारी जो अब जो हमारा टॉपिक है ना, अब हम स्टार्ट करने लगे रीनल फिजियोलॉजी को। किसको चीज को स्टार्ट करने लगे हैं, रीनल फिजियोलॉजी को। रीनल फिजियोलॉजी। देखिए, ये ना बड़े मजे की है और थोड़ी थोड़ी टफ भी है, पर यह है कि अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। ठीक है। अच्छा देखें, जो हमारी है ना क्या कहते हैं, रीनल की फिजियोलॉजी है। रीनल की फिजियोलॉजी में दो तीन चीजें हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहला टॉपिक जो है ना रीनल की फिजियोलॉजी में, वो क्या है, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं। क्या है, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं। अब इसके लिए ना मैं आपको एक मिसाल समझाऊंगा, उससे ना आप समझ जाएंगे। देखें, हमारी बॉडी में कितने परसेंट पानी होता है, कितने परसेंट पानी होता है, हम पहला टॉपिक कौन सा पढ़े हैं, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स पढ़े हैं। अब देखें, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। अच्छा देखें, जो हमारा फ्लूइड कंपार्टमेंट्स है ना, इसमें इसका मतलब क्या है कि हमारे जिस्म में टोटल जो मतलब हमारा टोटल जिस्म है ना, इसमें कितना पानी है, इसको हम फ्लूइड कंपार्टमेंट्स कहते हैं। और इसको आगे हमने डिवाइड करते हैं दो तीन हिस्सों में। ठीक है। तो हम अब ना आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये क्या क्या है। देखें, हमारा जो बंदा होगा ना, बंदा, उसका हमारा कितना परसेंट टोटल पानी होता है, 60%। जो इंसान इंसान है ना, उसका 60% जो है ना वो सिर्फ वाटर है। 60% क्या है, वाटर है, ऑफ टोटल बॉडी वेट। एक इंसान के पूरे वजन का 60% क्या है, 60% क्या है, पानी है। कितना, 60% पानी है। अच्छा, अगर हम मैं मिसाल से आपको समझाऊं ना कि ये 60% क्या बनता है, देखें, आपके पास एक बंदा आया, वो कितने था, वो कितने किलो का था, वो 70 किलो का था। कितने किलो का था, 70 किलो का था। तो उसमें 60% अगर हम निकालें ना,
तो 60% जो है ना ये 42 किलो बनता है। कितना? 42 किलो। देखें 70 किलो का बंदा है, कितने किलो का बंदा है? 70 किलो का। अच्छा 70 केजी का बंदा, 70 केजी का बंदा, ठीक है। इसमें से कितना पानी है? इसमें से 42 लीटर पानी है, वाटर है, ठीक है। अब ये जो 42 लीटर है ना, 42 लीटर, इस 42 लीटर का जो 28 लीटर होगा, कितना? 28 लीटर। ये किसके अंदर होगा? ये 28 लीटर किसके अंदर होगा? ये सेल के अंदर होगा, ठीक है। आईसीएफ, आईसीएफ मतलब सेल के अंदर, इन सेल, ये सेल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। और जो बाकी 14 लीटर है, बाकी 14 लीटर है, ये कहाँ पे होगा? ये सेलों से बाहर खून में इधर उधर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होगा। तो ये इसको क्या कहेंगे? ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, ठीक है। इसको अगर हम आसान लफ्जों में लिखें तो ये कहाँ पे होगा? आउटसाइड दी सेल होगा, आउटसाइड सेल होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम आगे चलें, अगर हम ये देखें कि जो सेल है, ये सेल में जो पानी है इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ऐसी चीजें जो होंगी जो ज्यादा होंगी। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसके अंदर होगा पोटाशियम। क्या होगा? पोटाशियम। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारे सेल होते हैं ना, मैं अभी लिखवाता भी हूँ आपको, एक पोटाशियम होगा, दूसरा इसमें मैग्नीशियम होगा, और इसमें बाइकार्बोनेट आयन होगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन होगा। अच्छा जो हमारा ईसीएफ है, जो हमारा खून है, इसमें क्या ज्यादा होता है? इसमें एक सोडियम ज्यादा होता है, क्लोराइड ज्यादा होता है, और क्या ज्यादा होता है? और इसमें हाँ अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? एल्ब्यूमिन। अच्छा एक बात ना आपने हमेशा याद रखनी है, वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि जो आपका ना, इमराइट से लिखना ताकि आप कभी ना भूलिए, भूलिएगा। सेल्स आर बैग ऑफ पोटाशियम, ठीक है। सेल्स आर बैग ऑफ पोटाशियम आयन। सेल क्या है? पोटाशियम आयंस के क्या है? बैग है। इनके अंदर पोटाशियम आयन जो है ये भरे पड़े होते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। क्या होता है? जो हमारे सेल्स हैं ये पोटाशियम आयन के क्या है? बैग हैं, बस्ते हैं, इनका मतलब पैकेट्स हैं। तो सेल के अंदर क्या है? हमेशा पोटाशियम आयन ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा सेल के अंदर कौन सा आयन होगा? पोटाशियम आयन होगा। अच्छा अगर हम आगे चले ना, कि अगर हमने किसी बंदे का ना ये मेजर करना है कि बंदे के अंदर ना एसीएफ, ये मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, और स्पेशली हमारा जो पेशेंट है इसके अंदर मतलब है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है, ये हम चेक करने के लिए ना हम एक चीज है उसको हम क्या कहते हैं? इनोलिन। एक सब्सटेंस है इनोलिन, ये आगे भी हम जाके इसके यूजेस पढ़ेंगे, फिलहाल हम यूज यही पढ़ते हैं कि एक चीज है उसे क्या कहते हैं? इनोलिन। इनोलिन या मैनिटोल, इन दोनों से हम क्या यूज, इन दोनों से हम क्या मतलब मेजर कर सकते हैं? ईसीएफ मेजर कर सकते हैं। तो देखिएगा, ईसीएफ कैन बी measured by, ये किससे मेजर कर सकते हैं हम? ये हम मेजर कर सकते हैं हमारे पेशेंट में किसके थ्रू? इनोलिन एक सब्सटेंस का नाम है, ठीक है, इनोलिन। और दूसरा कौन सा है? मैनिटोल, मैनिटोल, ठीक है। अच्छा अगर कोई आपसे पूछे कि आपके सीरम की ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो ये याद करने वाली चीज है, ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई चीज है नहीं, पर मैं आपको लिखवा देता हूँ कि ये सीरम ओस्मोलैरिटी कितनी होती है। सीरम ओस्मोलैरिटी होती है 285 से 295 तक, ठीक है। सीरम ओस्मोलैरिटी मतलब आपके खून के अंदर ना ओस्मोलैरिटी क्या होती है? ये ओस्मोलैरिटी की अगर आप तारीफ पढ़ेंगे ना, तो ओस्मोलैरिटी की तारीफ ये है कि नंबर ऑफ सोल्यूट्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सोल्यूट्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 285 मिली ओस्मोल पर केजी H2O, इसका क्या मतलब है? जो हमारे सीरम के अंदर ना अगर 1 लीटर मतलब है 1 किलोग्राम पानी है ना, तो उसमें 285 से 295 मॉलिक्यूल्स या ये ऑस्मो मिली ऑस्मोल जो होते हैं वो किसके होते हैं? वो सॉल्यूट के होते हैं, ठीक है। ये क्या शो करवाता है? ये हमारी शो करवाता है सीरम ऑस्मोलैरिटी को शो करवाता है। कितनी होती है? 285 से 295 मिली ऑस्मोल तक पर केजी, ठीक है। अच्छा ये थी आपकी क्या? रीनल फिजियोलॉजी का फ्लूइड कंपार्टमेंट का जो क्या कहते हैं टॉपिक था। अगर हम इससे आगे चले ना, इससे आगे एक टॉपिक है, ये मैंने आपको कल बताया था हल्का फुल्का, इसका मैंने आपको क्या कहते हैं इंट्रो दिया था। बाकी चीजें अब हम पढ़ते हैं। देखें जो अब हमारा टॉपिक है ना, ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। ये क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। अच्छा ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर जो है, इसमें तीन चीजें होती हैं, ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। कि खून जो किडनी की तरफ जा रहा है वो साफ हो रहा है,
तो वो जो छाननी पड़ी है, वो जो मतलब है छाननी पड़ी है, वो कैसे, वो किस-किस चीज़ से मतलब है मिल के बनी हुई है, और वो इसको कैसे क्या-क्या चीज़ों को कौन-कौन सी छाननी, किस-किस किस्म की छाननी जो है ना वो इसको छानती है, मतलब है फ़िल्टर करती है। ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन बैरियर, बैरियर, ठीक है। ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन बैरियर, अच्छा मैंने कल भी आपको बताया था, ये जो हमारा ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन बैरियर है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन-सी होती हैं? पहली चीज़, चीज़ नंबर 1 वो होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़। वो क्या होती है? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़, ठीक है? पहली चीज़ क्या है? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज़। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है पोडोसाइट्स। क्या है? पोडोसाइट्स। अच्छा जीबीएम, जो जीबीएम होती है ना, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक ये टाइप 4 कोलेजन से बनी होती है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है, हेपरन सल्फेट होता है। ये क्या होता है? टाइप 4, ये आगे हम ना टाइप 4 कोलेजन की एक बीमारी पढ़ेंगे, रिपोर्ट सिंड्रोम, तो उसके अंदर ना इसका जिक्र होगा, जीबीएम का, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का। और एक दूसरा क्या है, हेपरन। ठीक है, ये दो चीजें थी। और जो पोडोसाइट होता है, इसमें कौन सी मेम्ब्रेन होती है, मैंने कल आपको पढ़ाई थी, कौन सी होती है? विसरल एपिथेलियम होती है। इसके अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है? विसरल एपिथेलियम। सही है। अच्छा, अगर हम आगे चलें, ये था मतलब ये आपको क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। इसमें हमने क्या पढ़ा? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज पढ़ी, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ी और पोडोसाइट्स पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम सिर्फ अनाटॉमी वगैरह नहीं पढ़ेंगे कि ये चीजें बनी होती है, ये करती कैसे हैं। अच्छा देखें, इनके अंदर ना होते हैं दो तरह के बैरियर होते हैं। दो तरह बैरियर क्या होते हैं? दो तरह के बैरियर यूं होते हैं कि ना, दो तरह के बैरियर से क्या मुराद है, एक बैरियर होगा साइज बैरियर, और दूसरा बैरियर कौन सा होगा? चार्ज बैरियर होगा। साइज बैरियर, और दूसरा कौन सा होगा? चार्ज बैरियर। ठीक है। जो साइज बैरियर है ना, साइज बैरियर, अब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें ये होगा, साइज बैरियर में कि ना, एक सर्टेन साइज से बड़ी चीजें जो है ना वो फिल्टर हो जाएंगी। फिल्टर मीन कि वो खून में ही रहेंगी, आगे नहीं जाएंगी। और जो चार्ज बैरियर है, वो कैसे फिल्टर करेगा? वो देखेगा अगर कोई मतलब प्रोटीन्स होती है ना, जैसे प्रोटीन जो होती है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो हमारी पोडोसाइट्स होती हैं, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना, इन दोनों के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज वाली चीज आई है, नेगेटिव इसके पास, इन दोनों के पास, तो वो उन दोनों को रिपेल करके खून में वापस भेज देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अच्छा देखें, साइज बैरियर में ना, अगर हम पहले बात करें, पहली चीज हमारी कौन सी है साइज बैरियर में? वो है हमारी, क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। वो क्या है? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है। अच्छा, ये जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है ना, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, इनमें क्या होता है देखिएगा। ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है। तो इसमें ना इस तरह ना ऐसे छोटे छोटे सुराख होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस तरह ऐसे छोटे छोटे सुराख होंगे। तो ये छोटे छोटे सुराख हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। फेनेस्ट्रेशन मीन सुराख कहते हैं। अच्छा, ये जो फेनेस्ट्रेशन है ना, इनका साइज कितना होगा? इनका साइज होता है 70 से लेके 100 नैनोमीटर तक। इनका साइज कितना होता है? 70 to 100 नैनोमीटर। अब एक चीज है, ये जो फेनेस्ट्रेशन है, इनका साइज कितना है? 70 से 100 नैनोमीटर तक का। तो ये 70 से 100 नैनोमीटर वाली जो चीजें हैं, ठीक है, उनको तो ये पास करने देंगे अपने अंदर से। जो 70 से 100 नैनोमीटर से बड़ी चीजें हैं, क्या ये उन्हें अपने अंदर से पास करने देगी? हैं? नहीं पास करने देगी ना। इसकी वजह से जो हमारी ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है ना, इनकी वजह से अब फिल्टर क्या होगा हमारे जिस्म में? ठीक है, ये मतलब खून में से क्या चीज फिल्टर हो जाएगी? तो ये किसको फिल्टर करते हैं? फिल्टर ब्लड सेल्स। समझ रहे हैं कि इसकी वजह से क्या है, हमारे जो खून के खुलियां हैं वो पेशाब में नहीं आ रहे। किसकी वजह से? हमारी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज की वजह से। समझ लग गई? अब हम आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। वो कौन सी? अगर हम दूसरी चीज की मूव करें, तो दूसरी चीज है हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी है? जीबीएम। अब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसका ये जो है ना, इसके अगर
देखे ना, इसके अंदर ना एक होती है डायफ्राम, स्लिट डायफ्राम, मतलब इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। और इस सुराख में अगर हम देखें ना तो इसकी साइज कितना होता है, 60 नैनोमीटर। इसका साइज होता है कितना होता है, 50 से 60 नैनोमीटर। 50 से 60 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 50 से 60 नैनोमीटर होता है। अब ये क्या करेगी, 50 से 60 से जितनी बड़ी चीजें होंगी ना, ये उनको नहीं गुजरने देगी। जो उससे छोटी चीजें होंगी ये उनको गुजरने देगी। ये क्या करेगी, जो 50-60 नैनोमीटर से छोटी चीजें हैं उनको गुजरने देगी, जो 50-60 से बड़ी हैं उनको नहीं गुजरने देगी। अच्छा, इसमें ना मेजोरिटी ऑफ चीजें जो होती है ना, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से ना फिल्टर हो जाती हैं। इनमें इसमें से ना सिर्फ चंद चीजें जो है ना वो इसमें से निकल जाती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, ये क्या क्या चीजें को नहीं फिल्टर कर सकता, कैंट फिल्टर। ये किन किन चीजों को फिल्टर नहीं कर सकता, वाटर है, ठीक है, सोडियम आयन है, ठीक है, और उसके बाद और क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, और क्या है, और हमारा ग्लूकोज है, और एल्ब्यूमिन है। ठीक है, ये इन चीजों को फिल्टर नहीं कर सकती, ये सारी चीजें इससे आगे चली जाएंगी, ये इससे आगे चले जाएंगी। दो चीजें पढ़ ली। अब हम आते हैं तीसरी चीज की तरफ। दो चीजें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी हो गई। आगे आते हैं तीसरी चीज की तरफ। तीसरी चीज हमारी कौन सी है, तीसरी चीज है हमारी पोडोसाइट्स है, पोडोसाइट्स। ठीक है। अच्छा, अब हमारी पोडोसाइट्स जो है ना, इसका साइज कितना होता है, इसमें जो सुराख होते हैं ना, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनका साइज कितना होता है, उनका साइज होता है 4 से 6 नैनोमीटर। 4 से 6 नैनोमीटर। 4 से 6 नैनोमीटर से बड़ी चीजें ये जो है ये रोक लेगा, 4 से 6 नैनोमीटर से छोटी चीजें ये अपने अंदर से गुजरने देगा। और अच्छा, अब ये 4 से 6 नैनोमीटर से जो चीजें हैं, वो बड़ी नहीं गुजरने देगा। ये था कौन सा, साइज बैरियर। ये हमने क्या पढ़ा, साइज बैरियर, जो साइज की वजह से इम्पोज हो रहा था, जो किसकी वजह से इम्पोज हो रहा था, साइज। अब बैरियर, तो जो हमारा फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इनके ऊपर क्या, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के ऊपर नो चार्ज, नो चार्ज। ठीक है, इस वजह से चार्ज मॉलिक्यूल इधर से आराम से गुजर जाएंगे। अगर हम आगे चले ना, आगे, तो हमारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या करता है, ये ना कुछ प्रोटीन जो होती है ना बड़ी बड़ी, उनको क्या करता है, रिपेल कर देता है। ये क्या करता है, रिपेल, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये दो चीजें हो गई ना, कि हमारी जीबीएम क्या है, ये एक तो 50 से 60 नैनोमीटर इसका साइज से बड़ी चीजों को नहीं करने देती, फिल्टर नहीं होने देती, और क्या करती है, जिन चीजों पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको भी रिपेल कर देती है। अच्छा, अगर हम आगे चले ना, हमारा जो पोडोसाइट्स है, इनका क्या सीन है, इनका सीन पढ़िए देखिएगा। इनका सीन ये है कि ये ना, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इनके ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अभी नेगेटिव चार्ज होंगी तो एल्ब्यूमिन जो पीछे हर कहीं से फिल्टर होकर आ रही थी आराम से, वो इधर नहीं फिल्टर हो पाएगी। क्यों नहीं फिल्टर हो पाएगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। किसे रिपेल करेगा, रिपेल, नेगेटिवली, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या, एल्ब्यूमिन। ठीक है, यहाँ से एल्ब्यूमिन क्या होगी, वापस किधर चली जाएगी हमारी, ये एल्ब्यूमिन हमारी वापस किधर चली जाएगी, ब्लड के अंदर चली जाएगी। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, कि इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एल्ब्यूमिन जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, उसको क्या कर देती है, रिपेल कर देती है। और ये पोडोसाइट और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज की वजह से ही है कि हमारे पेशाब के अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रोटीन नहीं आती। अगर ये किसी किस्म की कोई भी प्रोटीन आएगी, तो उस प्रोटीन के आने की वजह से उस बंदे के अंदर, पेशेंट के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी होगी, इन दोनों में से किसी चीज की बीमारी होगी। अच्छा, एक और बात, एक और चीज देखिएगा, कि हमारे जिस्म में जितनी भी प्रोटीन्स होती है ना, क्या, ऑल प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, ऑल प्रोटीन्स इन आवर बॉडी आर नेगेटिवली चार्ज, आर एक्सेप्ट, इधर अब क्या अब लग गया, एक्सेप्ट लग गया, एक्सेप्ट वन प्रोटीन। और वो एक प्रोटीन कौन सी है, वो प्रोटीन पता है कौन सी है, वो है हमारी हिस्टोन प्रोटीन।
जो कि हमारी डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारी जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कौन सी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, ये प्रेजेंट होती है हमारी डीएनए के अंदर। अच्छा, ये था आपका क्या नाम है इसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। अच्छा देखें, मैंने आपको क्या चीजें पढ़ाई, मैंने आपको फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज पढ़ाई, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ाई, और उसके बाद मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई, क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स पढ़ाए। अच्छा, अगर किसी पेशेंट के अंदर ना फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, देखें, अगर किसी बंदे के अंदर ये चीज डैमेज हो गई है, देखें डैमेज, और इसका सिंड्रोम या रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट लिख लें, रिजल्ट। अगर किसी पेशेंट के अंदर ना फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज या फिर या फिर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है, तो उसके अंदर हमें कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और दूसरा पेशेंट है जिसके अंदर पोडोसाइट्स डैमेज हो गए हैं, जिसके अंदर क्या है, पोडोसाइट्स डैमेज हो गए हैं, तो उसके अंदर हमें क्या सिंड्रोम देखने को मिलेगा। देखें, जो हमारा फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज वाला है ना, ये कौन सा है, ये है नेफ्रिटिक सिंड्रोम। और ये जो हमारा पोडोसाइट्स वाला है, ये है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, जो हमारा, अब देखें, मैं आपको ये मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको एक बात समझानी थी कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज किस चीज को नहीं गुजरने दे रही थी, आरबीसीज को नहीं गुजरने दे रही थी, ना ब्लड सेल को नहीं गुजरने दे रही थी। जब किसी बंदे की फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज या ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है, तो उसको क्या होता है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है। और अगर हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम का हाल मार्क देखेंगे ना, तो उसका हाल मार्क क्या है, हीमाचूरिया। क्या है, हीमाचूरिया है। हीमाचूरिया मीन, तो उसके पेशाब के अंदर क्या आएगा, खून आएगा, आरबीसीज आएंगे। अब ये माइक्रो हिमोचूरिया भी होता है, मैक्रो भी होता है, कुछ माइक्रोस्कोप से देखने को मिलते हैं, कुछ मतलब ग्रोस होता है। ये हम उस चक्कर में नहीं पड़ते, वो हमें आगे जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो नेफ्रोटिक है, इसमें किस चीज का प्रॉब्लम है, इसमें हमारा पोडोसाइट्स का प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से पोडोसाइट्स क्या करते थे, प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो सारे प्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन थे उन्हें रिपेल कर देते थे। इस वजह से जब नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है, तो इस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, उस पेशेंट के हमें अंदर हमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। प्रोटीन यूरिया, क्या चीज देखने को मिलती है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, कि ये आगे हमने पढ़ने, मैंने बात को भी सिर्फ आपको सिर्फ सिंपल करके बताया कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है उसमें क्या डैमेज होता है, पोडोसाइट्स डैमेज होते हैं। पोडोसाइट्स डैमेज होने की वजह से उसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया, जैसे आप लिखना चाहें, जो आपको बेहतर लगे। जबकि अगर हम चलें किधर, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज या ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमें नेफ्रिटिक इन्फ्लेमेशन वाला, और उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें हीमाचूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था आज का आपका टॉपिक। अगर हम आगे चले ना, अभी हमने कुछ थोड़ा सा ही पढ़ा, ठीक है, तो आगे हमने क्या पढ़ना है, ये छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। एक है रीनल क्लियरेंस और एक है इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। पहला टॉपिक कौन सा हमारा, ये हमारा रीनल क्लियरेंस। अच्छा, रीनल क्लियरेंस का क्या मतलब है, ये मतलब है हमारा जो गुर्दा है ना, वो उसने एक चीज को साफ करने के लिए, खून में से साफ करने के लिए, वो उसने कितनी मतलब कितना उसने यूज किया, वॉल्यूम कितना यूज किया। देखिए, इसका मिसाल समझाता हूँ आपको, मिसाल समझाता हूँ। 2 ग्राम ना, आज क्या है, एक दो चम्मच, दो 2 टीस्पून साल्ट खाया, ठीक है, लेट्स सपोज 2 टीस्पून साल्ट खाया। अब इस 2 टीस्पून साल्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए, ठीक है, फॉर रिमूविंग फ्रॉम बॉडी। अच्छा, इसको जिस्म से रिमूव करने के लिए ना, इसको क्या, जिस्म से रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी ने कितना कितना मतलब है यूराइन बनाया है, कितना वॉल्यूम यूज किया है, इस सारे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लियरेंस कहते हैं। कितना, देखिए, ये 2 टीस्पून साल्ट को हमारे जिस्म से रिमूव करने के लिए हाउ वाटर या वॉल्यूम इज यूज्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल क्लियरेंस कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रीनल क्लियरेंस कहते हैं। अच्छा, अब जो रीनल क्लियरेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको हल्का फुल्का इसके बारे में पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपको इसके बारे में कुछ ना पता हो, हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आए आगे आपको ना मैं इसका फार्मूला बताऊं, इसका फार्मूला क्या है,
जिनसे मैंने पढ़ा है ना, उन्होंने हमें इस तरह याद करवाया कि सी क्लियरेंस इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, यू से यूनिवर्सिटी, वी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या पाकिस्तान जैसे आप लिखना, ठीक है। देखिए, क्लियरेंस इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ये है इसका फार्मूला, ये क्या है इसका फार्मूला, ठीक है। सी एक्स क्लियरेंस है, यू एक्स जो है ये यूराइन कंसंट्रेशन ऑफ मतलब उस सब्सटेंस यूराइन कितना गया है, और वी वॉल्यूम है, और पी जो है, पी क्या है, पी प्लाज्मा में उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। ये आपने हल्का पढ़ लेना, इससे ज्यादा इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस नीचे चल, कोई पेशेंट आया, पेशेंट देखें, ये समझने वाली बात है तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एक पेशेंट आया आपके पास, उसका जो क्लियरेंस है ना, क्लियरेंस वो जीएफआर से कम है, जीएफआर ज्यादा है, क्लियरेंस कम है। तो अब इसका मतलब क्या है, इस पेशेंट के अंदर क्या है, रीअब्जॉर्प्शन या फिर फिल्टर नहीं हो रहा। यार ये ना मैं बात आपको कल जब मैं पढ़ा लूंगा ना अगला टॉपिक, ये फिल्ट्रेशन वाला, तो मैं आपको समझाऊंगा। अगर अभी अभी आपको मैं समझाऊंगा तो आप भूल जाएंगे, ये मतलब आपको लिए थोड़ा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना। अच्छा, ये था आपका रीनल क्लियरेंस थी, ठीक है। अगर हम आगे चले ना, रीनल क्लियरेंस से आगे चले, तो वो है आपका इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो से क्या मुराद है, इफेक्टिव ये मुराद है, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। अच्छा, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपका जो किडनी है ना, किडनी, उसकी तरफ कितना खून जा रहा है, उसकी तरफ क्या कितना खून जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें ना, ये सिर्फ एक चीज याद रखने वाली है, वो ये है कि हमारा इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो होता कितना है, वो टोटल कार्डियक आउटपुट का 25% होता है। और इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो को अगर हमने मेजर करना है, तो वो हमने मेजर किस चीज से करना है, वो हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसको हम कहते हैं पैरा अमाइनो हिपोयूरिक एसिड। चीज का नाम क्या है, मेजर्ड बाय, ठीक है, पैरा अमाइनो हिपोयूरिक एसिड, ठीक है। ये पैरामाइनो हिपोयूरिक एसिड है ना, ये एक मतलब सब्सटेंस है, इसके थ्रू हम क्या है, हम अपने इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो को मतलब मेजर कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि इसके थ्रू क्या हम मेजर कर सकते हैं। बस आपने ये एक इसको हम अगर छोटी फॉर्म में लिखे ना, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पहा, ठीक है, पैरामाइनो हिपोयूरिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। इसमें बस एक यही बात याद रहने वाली है, और कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको याद रखनी हो इसमें, ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। जो हमारा जीएफआर है ना, जीएफआर ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, जीएफआर इसके साथ हम फिल्ट्रेशन वगैरह ये, और इंशाल्लाह ना मैं कोशिश करूंगा कि ना कल आपको रीनल फिजियोलॉजी है ना, ट्रांसपोर्ट नेफ्रॉन की ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी जो है, इससे पहले पहले तक ये सारा कवर करवा दूं कल। और इंशाल्लाह परसों जो है ना हम एक दिन लगाएंगे सिर्फ ये नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी के ऊपर, पूरा एक दिन हम लगाएंगे किसके ऊपर, नेफ्रॉन की ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी के ऊपर। पीसीटी से क्या रिजर्व होता है, लोपोफेनले से क्या होता है, डीसीटी से क्या होता है, कोलेप्सिंग ट्यूब्यूल से क्या होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा परसों, मतलब है मंडे वाले दिन जब हम पेड क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इंशाल्लाह मैं आपको ये सारा चीजें, ये मतलब है पीछे ये सारा जो है ना ये कवर करवा दूंगा, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी सारी, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं तक थी, इंशाल्लाह मिलेंगे कल।